हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन को भी एक्सप्लोर कर लिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी एक्सप्लोर कर लिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में मैंने बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 3D में क्या देगी? प्लेन। एनी लीनियर इक्वेशन इन 3D विल गिव यू अ प्लेन। कोई भी लीनियर इक्वेशन, केवल x इक्वल टू 2 लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, सब प्लेन है। कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या देती है? प्लेन। और प्लेन देखते ही हमको सबसे पहले दिखना चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं होता, x का कंपोनेंट यानी x का कोफिशिएंट i कैप प्लस y का कोफिशिएंट j कैप प्लस z का कोफिशिएंट k कैप, ये होता है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन देखते ही हमको दिखना चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। इसके साथ में मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकालना है प्लेन का x इंटरसेप्ट, प्लेन का y इंटरसेप्ट और प्लेन का z इंटरसेप्ट। ये अपन ने प्लेन के बारे में जान लिया। लाइन की इक्वेशन देख ली, लाइन की इक्वेशन के अंदर दोनों बातें देख ली, सिमेट्रिकल फॉर्म एंड अनसिमेट्रिकल फॉर्म। लाइन की इक्वेशन में एक बात ध्यान रखेंगे कि लाइन की जो इक्वेशन है वह 3D में कोई इक्वेशन नहीं है, बल्कि वह एक प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है। ध्यान रखना, ये मैंने वेक्टर में भी बोला था। और लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के होता है। वेक्टर के अंदर लैम्डा के टर्म में पॉइंट मानते थे, यहां पर भी लैम्डा के टर्म्स में ही पॉइंट मानना है। x1 प्लस ए लैम्डा कॉमा y1 प्लस बी लैम्डा कॉमा z1 प्लस सी लैम्डा। लाइन का हर सवाल लाइन पर पॉइंट मान के ही होता है। अब जो मैं बोलूंगा उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। सुनो, अब हम लोग एक एक करके ज्योमेट्री को एक्सप्लोर करेंगे और आप एक एक करके ज्योमेट्री को समझते जाएंगे। हमको सिर्फ 3D के अंदर 3 ही चीजें पढ़नी थी। 3D के अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी थी, पॉइंट, लाइन और प्लेन। लाइन ढूंढने के लिए भी 2 ही चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट, लाइन के पैरेलल वेक्टर। प्लेन ढूंढने के लिए भी 2 ही चीजें चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब अपने को पॉइंट भी पता है, अपने को लाइन भी पता है, अपने को प्लेन भी पता है। अब हम इनसे जबरदस्त खेलेंगे और मैं चाहूंगा कि सब बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले ज्योमेट्री 1। ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, इनके बाहर 3D में कुछ पूछा जाना संभव ही नहीं है। G1 से लेकर G8 तक आएंगी, 8 सवाल हैं, या 8 ज्योमेट्री हैं, या 8 मास्टर प्रॉब्लम है, कैसे भी समझ लीजिए। और इस ज्योमेट्री के बाहर कुछ पॉसिबल ही नहीं। अभी अपन धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलिए, ज्योमेट्री 1। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री बताना चाहता हूं, प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री बताना चाहता हूं प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस की। सबसे बेसिक ज्योमेट्री प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस की। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, उस पर ध्यान देंगे। प्लेन के हम लोग 2 इक्वेशन डिस्कवर कर चुके हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2। फॉर्म 1 तो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन था, जो कि हमको बताता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन क्या देगा? प्लेन देगा। और जो फॉर्म 2 है वो एक तरीके से, अगर प्लेन पर एक पॉइंट पता x1 y1 z1, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता a b c, तो प्लेन की इक्वेशन पता। प्लेन के अपन 2 फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। और लाइन के भी हम लोग 2 फॉर्म डिस्कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, लाइन के 2 ही फॉर्म होते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, बस। लाइन का कोई तीसरा फॉर्म नहीं होता। लेकिन प्लेन की इक्वेशन के और भी फॉर्म होते हैं, जो कि अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, सबसे पहले प्लेन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे। एक प्लेन है, अ प्लेन कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस at A, B, C रिस्पेक्टिवली। अब इसका रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? सुनिए ध्यान से। एक प्लेन है सॉरी, एक प्लेन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है ABC रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब एक्स एक्सिस को कैपिटल A पर, वाई एक्सिस को कैपिटल B पर और Z एक्सिस को कैपिटल C पर। ध्यान देना, जबरदस्त क्वेश्चन है। A plane cuts the coordinate axis at ABC respectively. Find locus
of centroid of triangle ABC and center of tetrahedron OABC। दो चीजें निकालनी है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इफ नंबर 1, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इफ नंबर 1 प्लेन passes through a fixed point, small कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 z1। नंबर 2 perpendicular distance of plane from origin is always k। या तीसरा ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC इज ऑलवेज के। ये जबरदस्त सवाल है और ये अकेला सवाल ही हमें बहुत कुछ सिखाएगा। आइए मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, सुनो ध्यान से। लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, दो लोकस हमको निकालने हैं। एक तो लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, दूसरा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC का लोकस निकालना है। कुल मिला के इस छोटे से क्वेश्चन में 6 सवाल है। हमको सेंट्रोइड का लोकस निकालना है यदि प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, या प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा k है। अब देखो, प्लेन अगर x1 y1 z1 से निकलता है, यूं समझिए ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस 3। अब एक प्लेन है जो एक पॉइंट से निकलता है, तो एक पॉइंट से निकलने वाले कितने प्लेन होंगे? एक पॉइंट से निकलने वाले इनफाइनाइट प्लेन होंगे, और ये इनफाइनाइट प्लेन्स ABC x y z एक्सिस को अलग 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 जगह काटेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ABC ट्रायंगल बनेंगे। तो उन सारे अलग 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 ABC बनने वाले ट्रायंगल्स के सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। ऐसे ही टेट्राहेड्रन OABC, अब ABC जब अलग 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 बनेंगे तो टेट्राहेड्रन OABC भी अलग अलग बनेंगे। तो इन सारे OABC टेट्राहेड्रन के सेंटर का लोकस चाहिए। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन अगर फिक्स कर दो। अब अगर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फिक्स कर दिया, तो भी प्लेन है, देखो पेन की लेंथ फिक्स है, तो भी प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर बहुत सारे प्लेन हैं तो फिर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC अलग अलग जगह काटेंगे, और अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC अलग 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 जगह काटेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल ABC बनेंगे, और अगर बहुत सारे ट्रायंगल ABC बनेंगे तो हमको उसके सेंट्रोइड का लोकस और OABC के टेट्राहेड्रन का लोकस चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC के है। ये प्लेन ऐसा है कि काटता तो अलग अलग जगह है, काटता तो x y z एक्सिस को अलग अलग जगह है, लेकिन हर बार OABC टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फिक्स होता है। तो 6 सवाल बन गए। ये लोकस निकालना है इन 3 परिस्थितियों में, ये लोकस निकालना है इन 3 परिस्थितियों में। अब हम देखें, अब देखो इस बार ज्योमेट्री किसकी किसकी ली गई है? इस बार अपन ने ज्योमेट्री ली है प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी हम सिर्फ प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ खेल रहे हैं। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अब सुनेंगे ध्यान से। यहां पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट अस टेक दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस, दिस एज z एक्सिस। अब ऐसे इनफाइनाइट प्लेन है, तो 2D 3D तो देखो ऐसे 2D पर लिखेंगे जैसे बर्बाद से दिखाई पड़ेगी। अब ऐसा इनफाइनाइट सा प्लेन है। अब ये जो इनफाइनाइट प्लेन है जैसे कट करेगा इसको, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ट्रायंगल सा बन रहा है ऐसा। x एक्सिस को कैपिटल A पर कट करता है, y एक्सिस को कैपिटल B पर कट करता है, z एक्सिस को कैपिटल C पर कट करता है। समझिए ऐसे इनफाइनाइट प्लेन है। अब x एक्सिस को जहां कट करता है उसको A कह दिया, y एक्सिस को जहां कट करता है उसको B कह दिया, z एक्सिस को जहां कट करता है C के, तीनों को जोड़ेंगे तो हर बार ऐसा ट्रायंगल ही आएगा। लेकिन ये ट्रायंगल का प्लेन ऐसा कैसा है? इनफाइनाइट है। ट्रायंगल का प्लेन कैसा है? इनफाइनाइट है। चीजों को मानने में कोई गड़बड़ नहीं करनी, खटाखट 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 मानना है। ए पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं
ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। 3D में पॉइंट फटाफट माना करें। बी पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं 0 कॉमा बी कॉमा 0 और सी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ये हमने अज्यूम कर लिया। ए पॉइंट को ए कॉमा 0 कॉमा 0, बी पॉइंट को 0 कॉमा बी कॉमा 0 और सी पॉइंट को 0 कॉमा 0 कॉमा सी। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फॉर्म 3 पढ़ाने जा रहा हूं। यहीं पर फॉर्म 3 देखेंगे। अगर हम फॉर्म 3 की बात करें तो फॉर्म 3 और कुछ नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। आपको याद हो एक इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन भी हुआ करती थी, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी। तो लाइन की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। याद होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग तो भयानक इंटेलिजेंट हो। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। आइए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन की बात करें। मान लीजिए आपको एक्स इंटरसेप्ट दे दें ए, मान लीजिए आपको वाई इंटरसेप्ट दे दे बी, मान लीजिए आपको जेड इंटरसेप्ट दे दे सी। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो यानी हमको प्लेन पर एक पॉइंट पता है, वाई इंटरसेप्ट बी है यानी हमको प्लेन पर एक पॉइंट पता है, जेड इंटरसेप्ट सी है यानी हमको प्लेन पर एक पॉइंट पता है। इंटरसेप्ट को पॉइंट की तरह सोचें, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट पता हो गए। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल ए, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल बी, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज कैपिटल सी। ठीक है, अब आपको प्लेन पर 3 पॉइंट पता है, ए बी और सी। अब आपको प्लेन पर 3 पॉइंट पता है। प्लीज बोर्ड पर देखें। अब इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, कौन सी नई बात है? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 ही चीजें चाहिए होती है, प्लेन पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो 3 पता है, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस ले लें, मिल गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं, AC वेक्टर। ऐसे ऊपर इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, AC क्रॉस AB वेक्टर, ये हो जाएगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। और पॉइंट चाहे A ले लें, पॉइंट चाहे B ले लें, पॉइंट चाहे C ले लें, ABC में से कोई सा भी पॉइंट ले लें, काम चल जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर आप निकाल सकते हैं, AC वेक्टर निकाल लें, क्रॉस AB वेक्टर निकाल लें, और पॉइंट मान लो A ही ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या निकल गई भाई? R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। और चाहो तो फॉर्म 2 का भी यूज कर सकते हो कि प्लेन पर एक पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, कैसे भी कर लीजिए। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा उत्तर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। यह है एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है और जेड इंटरसेप्ट सी है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन बिल्कुल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को बिल्कुल रिजेंबल करता है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा हमको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ये याद होना चाहिए, ये फॉर्म 3 है, बिल्कुल याद होना चाहिए, यहीं पर बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए फॉर्म 3। क्लियर है सब बच्चों को? ओके, फॉर्म 3 के साथ साथ यहीं पर मैं फॉर्म 4 को भी बता दूंगा। फॉर्म 4 कुछ नहीं है, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से निकलने वाला प्लेन, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। प्लेन थ्रू 3 पॉइंट का मतलब अगर प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट पता लग जाए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट पता लग जाए, मान लीजिए प्लेन के ऊपर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट आ गया x1 y1 z1, प्लेन के ऊपर दूसरा पॉइंट आ गया x2 y2 z2, और प्लेन के ऊपर तीसरा पॉइंट आ गया x3 y3 z3। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा i कैप j कैप k कैप।
अब कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस ले लीजिए तो हम कह देते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। जगह कम पड़ रही थी जी। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ नहीं किया, ए बी वेक्टर का क्रॉस ए सी वेक्टर से ले लिया, नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ले लेते हैं, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस वाई माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा भाई साहब डिटरमिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये डिटरमिनेंट है। जैसे आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे आपको सीधे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। याद रखना भी बहुत ज्यादा आसान है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। 3 पॉइंट पता तो प्लेन की सीधे सीधे इक्वेशन पता। ये हो गई प्लेन थ्रू 3 पॉइंट। अच्छा, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स का यूज करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। x1 y1 z1 a 0 0, x2 y2 z2 0 b 0 और x3 y3 z3 0 0 c। जैसे रखेंगे इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आप ये दोनों फॉर्म 3 और फॉर्म 4 प्लेन के कॉपी करें। इसको देखें, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा 2 मिनट सरका रहा हूं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लिखा हुआ है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, अब हमने एन वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, तो ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। यही तो लिखा हुआ है, यानी ये चीज क्या बन गई, बॉक्स ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर इक्वल टू 0। और बॉक्स क्या हो गया, पहले वेक्टर के कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट। तो ऐसे समझ जाइए, इसको कॉपी करिए। हाँ, तो प्लेन की इक्वेशन अपन ने 2 प्रकार से देख ली, 2 क्या दोनों एक ही है अगर देखा जाए। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन आपको समझा दिया कि अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, z इंटरसेप्ट c है, तो प्लेन की इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1 हो जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन के बाद प्लेन थ्रू 3 पॉइंट भी समझा दिया। अगर प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट पता तो प्लेन की इक्वेशन पता डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 सेकंड में लिख सकते हैं। अब आ जाइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। प्लेन के बहुत सारे फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, वो धीरे धीरे करके आते रहेंगे। अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आ जाए। एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को कैपिटल ए पर, वाई एक्सिस को कैपिटल बी पर, जेड एक्सिस को कैपिटल सी पर काटता है। अलग अलग स्थितियों में अपन को इन दोनों का निकालना है। चलिए अलग अलग स्थितियों में लोकस निकालें। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अलग अलग परिस्थितियों में कैसे निकालेंगे लोकस। सबसे पहले केस लेते हैं, प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1। अब सबसे पहले आइए बात करते हैं, पहला वाला केस लेते हैं। आइए इनका नामकरण बल्कि 1 2 3 के बजाय ABC कर लेते हैं, है ना, उससे लिखने में और याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ए केस, बी केस, सी केस। तो सबसे पहले अपन ए केस को सॉल्व करते हैं। अगर ए केस को सॉल्व करना है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम दे देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। अब ये प्लेन कहां से पास होता है, ABC हमारे एज्यूम्ड है, ए स्मॉल ए पर काट रहा है, हमने एज्यूम किया है। अब एकलौती कंडीशन गिवन है ए में कि ये पास करता है कहां से, पास थ्रू, ये प्लेन पास करेगा x1 y1 z1 से। तो एक रिश्ता निकल के आ गया कि x1 बाई ए y1 बाई बी प्लस z1 बाई सी 1 होना चाहिए, क्योंकि प्लेन अगर यहां से पास कर रहा है तो ये पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। अब आइए सबसे पहले सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रोइड का लोकस निकालना है तो हम मान लेते हैं लेट सेंट्रोइड बी h k w। जैसे 2D में किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है
तो हम उसको h कॉमा के मानते हैं। 3D में किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो h कॉमा के कॉमा w मानते हैं। 2D में किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो h कॉमा के मानते हैं। 3D में किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो h कॉमा के कॉमा w मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लेट सेंट्रोइड भी h कॉमा के कॉमा w। ये सेंट्रोइड है h कॉमा के कॉमा w। अगर ये सही में सेंट्रोइड है तो h किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस 0/3। k किसके बराबर हो जाएगा? 0 + b + 0/3। w किसके बराबर हो जाएगा? 0 + 0 + c/3। जैसे 2D में लोकस निकालने के लिए 2D में लोकस निकालने के लिए आपको बताया था, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको h कॉमा के मान लो, और गिवन ज्योमेट्री की मदद से आपका एक ही उद्देश्य है, आपका एक ही लक्ष्य है h और k के बीच में रिश्ता निकालना। वैसे यहां पर भी आपका एक ही लक्ष्य है h के w के बीच में रिश्ता निकालना। आइए यहां से देखें तो a की वैल्यू 3h आ गई, यहां से देखें तो b की वैल्यू 3k आ गई, यहां से देखें तो c की वैल्यू 3w आ गई। अब मेरे मन में एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार से h के w में रिश्ता निकाल लूं, तो दिख रहा है, रख दीजिए। तो x1/3h प्लस y1/3k प्लस z1/3w इक्वल टू 1, यानी x1/3x प्लस y1/3y प्लस z1/3z इक्वल टू 1। मिल गया लोकस। 6 में से भी पहला सवाल सॉल्व हुआ है। हर केस में 2 सवाल है, सेंट्रोइड का लोकस और सेंटर का लोकस। अभी हमने पहले केस में केस में सेंट्रोइड का लोकस निकाल लिया। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह, बहुत बर्बाद। x1/3x प्लस y1/3y प्लस z1/3z इक्वल टू 1। यहां पर जिस पॉइंट का लोकस निकालना होगा उसको h कॉमा के कॉमा w मानेंगे, और आपका लक्ष्य केवल एक होगा, h के w में रिश्ता निकालना। कॉपी करें इसको तो आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सेंट्रोइड का लोकस निकाला, अब हम सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन का लोकस निकालेंगे। हम मान लेते हैं लेट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC बी h कॉमा के कॉमा w। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC का लोकस h कॉमा के कॉमा w हो गया, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। अब तो h कितना हो जाएगा? a + 0 + 0 + 0/4। आपको याद है अगर चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर है, तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर बाई 4। ऐसे ही k किसके बराबर हो जाएगा? 0 + b + 0 + 0/4। ऐसे ही w किसके बराबर हो जाएगा? 0 + 0 + c + 0/4। तो यहां से देखिए a की वैल्यू आ गई 4h, और b की वैल्यू आ गई 4k, और c की वैल्यू आ गई 4w। हमको तो h के w में रिश्ता चाहिए, इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। तो आ जाएगा x1/4h प्लस y1/4k प्लस z1/4w इक्वल टू 1। तो ये लीजिए सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन का लोकस x1/4x प्लस y1/4y प्लस z1/4z इक्वल टू 1। ये मिल गया पहले केस में सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC का लोकस। देखो सेंट्रोइड हमेशा a = 3h वाला रिलेशन देगा, और सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन हमेशा ये वाला रिलेशन देगा। इसको हम लोग यूज करेंगे। कॉपी करिए पहले आप। अब हमने ए केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन का भी लोकस निकाला और सेंट्रोइड का भी लोकस निकाला। कब? जब प्लेन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। अब हम बी केस सॉल्व करेंगे। अगर प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा k है, अगर प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा k है, आइए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लें, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लें, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सब बच्चे इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट की ओर ध्यान देंगे। छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत जगह काम करेगा। मान लीजिए एक जनरल प्लेन गिवन है, मान लीजिए एक जनरल प्लेन गिवन है। प्लेन की इक्वेशन है ax + by + cz + d = 0। यही है जनरल। अच्छा आपको याद है 2D में पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? अगर बाहर का पॉइंट x1 y1 है, बाहर का पॉइंट अगर x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन वही जनरल ax + by + c = 0,
और लाइन की इक्वेशन वही जनरल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए देखें कुछ फायदा होता है कि नहीं। मान लीजिए एक जनरल प्लेन है और बाहर एक पॉइंट है, और बाहर का पॉइंट है x1 y1 z1। बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है, बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है बाहर के पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। बाहर के पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसकी ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी सिखाई गई है। क्या है इसकी ट्रिक? बाहर के पॉइंट को प्लेन के किसी भी पॉइंट से जोड़ दो। अब यहां जरूरत पड़ेगी प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए, तो अब प्लेन पर सबसे बढ़िया पॉइंट मैं बताता हूं, या तो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट या जेड इंटरसेप्ट। प्लेन जहां एक्स एक्सिस को काटती है वहां पर दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, वाई और जेड। प्लेन जहां वाई एक्सिस को काटती है वहां पर भी दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। प्लेन जहां जेड एक्सिस को काटती है वहां पर भी दो कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। दो कोऑर्डिनेट जीरो होने का बेनिफिट क्या मिलेगा? अरे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट ले लेते हैं, कोई भी लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक्स इंटरसेप्ट ले लेते हैं वाई और जेड को, तो ये प्लेन पर एक पॉइंट आ जाएगा -d/a, (0,0). ये प्लेन पर पॉइंट आ गया। क्या ट्रिक बताई थी? अच्छा, प्लेन देखते ही प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी पता। क्या है नॉर्मल वेक्टर? ai कैप प्लस bj कैप प्लस c के। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या ट्रिक बताई थी? प्लेन के बाहर के पॉइंट को प्लेन के पॉइंट से जोड़ दो और उसका प्रोजेक्शन ले लो नॉर्मल वेक्टर पे। थोड़ी देर के लिए इसको p कह देते हैं, प्लेन पर पॉइंट को a कह देते हैं और नॉर्मल वेक्टर को n वेक्टर कह देते हैं। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कुछ नहीं, pa डॉट n टू p हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं pa वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो ये चीज आ जाएगी। pa वेक्टर की बात करें तो, या ap वेक्टर की बात करें, x1 प्लस d/a। pa वेक्टर से सुंदरता नहीं रहेगी और लाइफ में सुंदरता का बहुत महत्व है, तो हम इसको ap वेक्टर कह देते हैं ताकि फाइनल माइनस सोल्यूशन सुंदर आए। तो ap वेक्टर आपके पास आ जाएगा x1 प्लस d/a i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इस पूरे का डॉट इसके साथ नॉर्मल वेक्टर के साथ। तो नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, और इसको डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड मॉड n, यानी रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। और तेरी आंखों ने सुबह सुबह क्या देख लिया आज? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। उत्तरी यानी 3D में कितना ललुआ है ये। यानी 3D में अगर बाहर एक पॉइंट x1 y1 z1 पता और प्लेन की इक्वेशन पता ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो बाहर के पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी सुंदर, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिंपल, कितना सिंपल। अगर बाहर एक पॉइंट पता, प्लेन की इक्वेशन पता, तो बाहर के पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कॉपी करिए, ठीक है। एक बार फिर सुन लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो अपन को गिवन ही है, अपन ने ए पार्ट पूरा सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। बी पार्ट में प्लेन पर क्या कंडीशन गिवन है? बी पार्ट में प्लेन पर कंडीशन गिवन है कि उसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है। तो ये आ गई प्लेन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के करेंगे तो 0 0 0 रख देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के, ये आ गया। इसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल लें तो एक रिश्ता हमको मिल गया, स्टैंडर्ड सा रिश्ता, कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इज 1 बाई के स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, सेंट्रियोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का लोकस निकालना है तो सेंट्रियोइड का रिलेशन तो अभी भी सेम ही आएगा, यानी h की वैल्यू a बाई 3,
K की वैल्यू B/3 और W की वैल्यू C/3। तो A की वैल्यू 3H आ गई, B की वैल्यू 3K आ गई, C की वैल्यू 3W आ गई। अब हमको क्या चाहिए? हमको रिलेशन चाहिए H के W के बीच में, बस। तो A को 3H रख दें, यानी 1/9H², 1/9K², 1/9W² इज 1/K²। तो यानी क्या रिलेशन आया? 1/9X², 1/9Y², 1/9Z² इज इक्वल टू 1/K²। यह आ गया निकल के। अच्छा, यहीं पर अगर मैं सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, अगर सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन OABC की बात करूं तो वापस सेम रिश्ता आएगा। H की वैल्यू A/4, K की वैल्यू B/4 और W की वैल्यू C/4। तो यहां से A = 4H, यहां से B = 4K, यहां से C = 4W। इसका लोकस ये रहा। अब यहां पर सेम A की जगह हम 4H रख देंगे। भाई हमारा मेन मकसद क्या है? H के W में रिलेशन निकालना। हमने H के W को ABC के टर्म में निकाल लिया और ABC का रिलेशन हमको पता है, उसका फायदा उठा ले। तो यहां पर रखेंगे तो इसका रिलेशन निकल के आएगा, वापस सोच लीजिए, 1/16X², 1/16Y² प्लस 1/16Z² इक्वल टू 1/K²। मिल गया लोकस। हमने अब वापस से सेंटर ऑफ प्लेन और सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन का लोकस निकाला जब ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स है। कॉपी करिए इसको। लंबा सवाल, बहुत कुछ सीखने को मिला इस सवाल में। आइए इसका सी पार्ट सॉल्व करें। सी पार्ट कहता है टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम K है। तो चलिए देखें, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम अगर K है, वापस से इस पॉइंट को ओरिजिन 0,0,0, ये पॉइंट हमारा A, A,0,0, ये पॉइंट हमारा B, 0,B,0 और ये पॉइंट हमारा C, 0,0,C। इस बार जो कंडीशन दी गई है, इस बार जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इस बार जो कंस्ट्रेंट लगाया गया है, वो है कि टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फिक्स है। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम जो है K है। अब ये एक टेट्राहेड्रन है, किसी भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कोटर्मिनस एजेस। 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कोटर्मिनस एजेस। तो वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कोटर्मिनस एजेस। तो वॉल्यूम K दे रखा है 1/6। 3 कोटर्मिनस एजेस, ओरिजिन से निकलने वाली एजेस ले लीजिए। तो एक एज AI कैप हो गई, दूसरी एज BJ कैप हो गई और तीसरी एज CK कैप हो गई। भाई ये पूरा वेक्टर क्या आएगा? AI कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, यानी AI कैप ही आएगा। ये पूरा वेक्टर क्या आएगा? 0I कैप प्लस BJ कैप प्लस 0K कैप, कुल मिला के BJ कैप ही आएगा। ये पूरा वेक्टर क्या आएगा? 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस CK कैप। इसकी वैल्यू एवेल्युएट करेंगे तो ABC/6 आ जाएगा। तो यहां से जो ABC पर कंस्ट्रेंट मिली वो मिली ABC = 6K। क्योंकि अल्टीमेटली होने क्या वाला है, हम H के W को ABC के टर्म में निकालेंगे और हमको H के W के बीच में रिश्ता चाहिए, तो उसका यूज कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं। अब हमको सबसे पहले सेंट्रियोइड ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। तो वही होगा निकल के H की वैल्यू A/3, K की वैल्यू B/3, W की वैल्यू C/3। तो यहां से A की वैल्यू 3H, B की वैल्यू 3K, C की वैल्यू 3W। जैसे ही इसमें पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 3 3 9 27, XYZ = 6। मिल गया लोकस। अच्छा, अगर यहीं पर हम बात करते हैं सेंटर, समझ गए होंगे वैसे, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन
ओ ए बी सी। तो वापस से सेम रिश्ता, H इक्वल टू A/4, K इक्वल टू B/4, W इक्वल टू C/4। तो यहां से A की वैल्यू 4H, B की वैल्यू 4K और C की वैल्यू 4W। तो रख दीजिए A की जगह 4H, 4 4 6 64, XYZ इक्वल टू 6। लीजिए, हर स्थिति में मिल गया लोकस। कॉपी करिए। अभी हमने एक जबरदस्त क्वेश्चन किया। पहली ज्योमेट्री G1 देखी और पहली ज्योमेट्री में मैंने एक वेरिएबल प्लेन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर काट रहा है, तो ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस, और जो टेट्राहेड्रन ABC बनेगा उसका सेंटर का लोकस अलग अलग परिस्थितियों में निकाला। उस दौरान हमने तीन छोटी छोटी चीजें भी डिस्कवर की। दो फॉर्म ऑफ प्लेन डिस्कवर कर ली, इंटरसेप्ट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, और एक छोटा सा रिजल्ट भी डिस्कवर कर लिया कि पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर दूरी। आइए अब आगे बढ़ने के पहले अब हम देखेंगे सम अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेन, और फिर लेंगे सवाल कुछ और फॉर्म ऑफ प्लेन। देखिए, प्लेन की इक्वेशन जानने के लिए हमको दो ही चीजें चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अगर प्लेन पर एक पॉइंट पता, आराम से सोचिए, अगर प्लेन पर एक पॉइंट पता, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता, तो प्लेन की इक्वेशन पता। प्लेन के बहुत सारे फॉर्म हैं, आइए धीरे धीरे करके डिस्कस करें। 4 फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, यहां पर फॉर्म 5, प्लेन थ्रू 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दोनों को कंटेन करने वाला भी एक ही प्लेन होगा। तो दोनों को कंटेन करने वाला भी एक ही प्लेन होगा। तो मान लीजिए, ये मान लीजिए इनका इंटरसेक्शन, ये लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है, और दूसरी लाइन आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में समझ जाएंगे, उसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। दो लाइन से जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन से दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो हमको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जिस पर ये दोनों लाइन लाई करती हैं। तो बहुत आसान, प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए, यहां दो पॉइंट पता है, ए अब सी। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए। अब मैं आपको प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का थॉट बताता हूं। प्लेन के ऊपर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देगा। प्लेन के ऊपर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देगा। प्लेन के ऊपर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देगा। प्लेन के ऊपर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दे देगा। तो चलिए, यहां पर प्लेन पर एक वेक्टर है बी और यहां पर प्लेन पर वेक्टर है डी। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं, बी क्रॉस डी। और पॉइंट अपन ए या सी में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी इक्वल टू 0। अच्छा, जरूरी नहीं है लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकता है लाइंस पैरेलल हो। प्लेन थ्रू 2 पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन से भी एक प्लेन निकल सकता है, क्योंकि अगर दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं, तो उनको कंटेन करने वाला एक ही प्लेन होगा। अगर दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल हैं तो उनको कंटेन करने वाला एक ही प्लेन होगा। तो मान लीजिए इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और मान लीजिए इसकी इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। ध्यान देना, अब की बार बी क्रॉस डी से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और इन दोनों लाइंस के पैरेलल होने की वजह से जो बी वेक्टर है और जो डी वेक्टर है ये दोनों पैरेलल है। तो इस स्थिति में बी क्रॉस डी की वैल्यू 0 है। अब सवाल उठता है, गुरु जी अब कैसे करेंगे? कोई टेंशन नहीं, इस लाइन पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है ए वेक्टर और इस लाइन पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है सी वेक्टर। तो ये वेक्टर हम बना लेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या
ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। भाई दो लाइंस पैरेलल है, दोनों पर एक एक वेक्टर तो पता ही है, बस उनको जोड़ के एक वेक्टर बना लिया और उसका क्रॉस ले लिया, बी ए डी, नॉर्मल वेक्टर पता। अब पॉइंट के लिए चाहे ए यूज कर ले चाहे सी यूज कर ले, चलो अब की बार सी को यूज कर लेते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं। तो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। कॉपी करिए। अगला फॉर्म देखें, फॉर्म 7, पॉइंट एंड टू वेक्टर्स ऑन प्लेन। प्लेन पर एक पॉइंट दे दिया और प्लेन पर दो वेक्टर दे दिए। ये प्लेन पर पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और प्लेन पर दो वेक्टर पता, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब प्लेन पर पॉइंट पता, प्लेन पर दो वेक्टर पता, तो प्लेन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और कुछ नहीं बी क्रॉस सी हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्मल वेक्टर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बी क्रॉस सी कर रहे हैं कि सी क्रॉस बी कर रहे हैं। नॉर्मल वेक्टर पता तो प्लेन की इक्वेशन बड़े आराम से निकल के आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा, अगर प्लेन पर दो वेक्टर पता तो प्लेन की एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी फॉर्म 8। इसी से निकल के आती है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे। ये प्लेन पर दो वेक्टर पता है, आराम सुनना है, बी वेक्टर सी वेक्टर, और प्लेन पर एक पॉइंट पता है ए वेक्टर। इसी से निकल के आती है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। अगर प्लेन पर कोई जनरल पॉइंट आर वेक्टर ले ले, अगर प्लेन पर कोई जनरल पॉइंट आर वेक्टर ले ले, तो सोचिए मैं बोलूंगा कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। ऑब्वियस सी बात है। अब बी वेक्टर सी वेक्टर आर वेक्टर तीनों को यानी बाई थ्योरम ऑन प्लेन, थ्योरम इन प्लेन पढ़ी थी, थ्योरम इन प्लेन पढ़ी थी, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज लैम्डा बी वेक्टर म्यू सी वेक्टर। तो आर वेक्टर आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर म्यू सी वेक्टर। ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसी काम की नहीं है, फुल्ली फालतू, फुल फर्जी। लेकिन कहीं पर अगर दो दो पैरामीटर दिख जाएं तो घबराइए मत और रोइए मत, वो प्लेन की इक्वेशन है। जिनके पास है पैरामीटर वो है वेक्टर ऑन प्लेन, और जिनके पास नहीं है पैरामीटर वो है पॉइंट ऑन प्लेन। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप खट से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको देखते ही दिखना चाहिए प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना, बी क्रॉस सी। इसको देखते ही दिखना चाहिए प्लेन पर पॉइंट। अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख जाए जिसमें दो दो पैरामीटर हो, अगर कोई ऐसी इक्वेशन दिख जाए जिसमें दो दो पैरामीटर हो, बस प्लेन है भैया। अगर यहां पर म्यू सी नहीं होता तो ये लाइन होती। दो दो पैरामीटर प्लेन। अच्छा, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन तो बड़ी काम की है, उससे हमने बड़ी सारी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन प्लेन की पैरामेट्रिक इक्वेशन फुल्ली फालतू, फुल्ली फर्जी। हमको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिसके पास है पैरामीटर वो है वेक्टर ऑन प्लेन, और जिसके पास नहीं है पैरामीटर वो है पॉइंट ऑन प्लेन। इतना ही अंतर है। तो जैसे ही ये दिखे पहला थॉट आना चाहिए कि अरे ये तो प्लेन है। और दूसरी चीज, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना, इस पर पॉइंट निकालना और इसको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ऑटोमेटिक आ जाता है। कॉपी करिए।